Hello, dear students. As it is said that every man is the architect of his own fate. जैसा कि कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत बनाने वाला एक आर्किटेक्चर खुद ही होता है। ओके, अपनी किस्मत बनाने वाला खुद उसके गुण उसके कर्म होते हैं एक व्यक्ति के। ठीक, तो इसी प्रोवर्ब के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। जो हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ओके, ये समरीज की सीरीज़ में हमारा एक और नया टॉपिक है और हम शुरू करते हैं इस नए टॉपिक की समरी आज। तो डियर स्टूडेंट्स, टू गेट ऑल द वीडियोज़ ऑफ द क्लास 10 visit our YouTube channel Let's Learn English 2.0 that is continuous helping you। एक चैनल जो कि लेट्स लर्न इंग्लिश 2.0 है, जो लगातार आपकी हेल्प करने के लिए लगा हुआ है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। ओके, इसी क्रम में चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी समरी की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट टॉपिक की। ओके, जो कि एक साइंटिस्ट के बारे में कि हाउ अ चाइल्ड कैन बी अ साइंटिस्ट, एक बच्चा साइंटिस्ट कैसे हो सकता है, इसके बारे में क्लूज प्रदान करता है। व्हाट द एसेंशियल क्वालिटीज शुड बी देयर टू बी अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या आवश्यक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सा गुण होने चाहिए व्यक्ति में, वो सब इसमें डिफाइन किए जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बताते हैं मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। थोड़ा पीटरसन सर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये हमारे राइटर हैं। ये कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका क्या योगदान है साहित्य में, थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन वॉज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर। ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर होते हैं हु लेटर became a freelance author of magazine article and books specially on the topics of sports and scouting। ये उसके बाद में एक फ्रीलांस आथर हो जाते हैं। फ्रीलांस आथर का मतलब होता है कि ये ऑल फील्ड्स में इनका योगदान रहता है। ऑल फील्ड्स के राइटर, लगभग हर क्षेत्र में वो लिखते हैं। ठीक है, और स्पेशली इनका जो योगदान रहता है स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग के क्षेत्र में रहता है। इन टॉपिक्स को ये अपने साहित्य में विशेषतः दिखाते हैं। He was born in 1925 in USA and died in 11th February 2006। इनका जन्म 1925 में होता है यूएसए में, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनका जन्म होता है 1925 में। और 11 फरवरी 2006 में सैलिसबरी नामक जगह पर, जो कि पेंसिल्वेनिया यूएसए में है, वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। ओके, बुक्स रिटन बाई, इनके द्वारा जो कुछ बुक्स लिखी गई हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। जो फेमस बुक्स हैं इनकी, पहली बुक है केज ऑफ जंप शॉप्स, प्रो बास्केटबॉल्स अर्ली ईयर्स इन 1990। जैसा कि आपको बताया गया कि इनके टॉपिक, विशेषतः इनकी बुक्स के जो टॉपिक रहते हैं वो स्पोर्ट्स और स्काउटिंग से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स बास्केटबॉल से रिलेटेड इन्होंने पहली बुक बताई है, जो कि इनकी काफ़ी फेमस रही। दूसरी है द अर्ली ईयर्स ऑफ प्रो फुटबॉल। ओके, तीसरी बुक है अ सेमिनार वर्क ऑन नेग्रो लीग बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, फुटबॉल, इस तरह के स्पोर्ट्स पर ही इनके मैक्सिमम टॉपिक्स रहे हैं। ओके, चलो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, अच्छा ये हमारे रॉबर्ट पीटरसन। ओके, यहाँ पर W.H. एब्राइट जो हमारा साइंटिस्ट बनता है, जो बच्चा होता है जिसके बारे में शुरुआत से डिटेल दी जाती है और धीरे धीरे करके लास्ट में जा करके वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन के निखरता है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। इज़ एन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, is born on 11th June 1959 and educated in हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट का मतलब जैव वैज्ञानिक होते हैं। ओके, और इनका जन्म 11 जून 1959 को होता है। इनकी शिक्षा जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की एक यूनिवर्सिटी है। ही इज़ द बोर्ड ऑफ, ओके अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, सॉरी, ओके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी एजुकेशन होती है। ही इज़ द बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी
at Rutgers University and laboratory director at Waksman Institute Microbiology। ये इनकी पोस्ट के बारे में बता रहे हैं, इनकी ये पोस्ट होती है। आगे चल करके ये इस पोजीशन पर आते हैं। कौन कौन पोजीशन? पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, ही इज़ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर के ये एक सदस्य होते हैं। और दूसरी चीज़ है केमिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं एंड बायोकेमिकल बायोलॉजी, अच्छा ये एक प्रोफेसर होते हैं केमिस्ट्री एंड बायोकेमिकल बायोलॉजी के। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज़ द फेलो ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, साइंस की उन्नति के लिए, साइंस के विकास या साइंस के लगातार डेवलपमेंट के लिए ये एक सदस्य होते हैं अमेरिकन एसोसिएशन के। ओके आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा क्या डिस्कवरी की जाती हैं? जो हमारा साइंटिस्ट होता है R.H. एब्राइट, ठीक है, एब्राइट जो रिचर्ड एब्राइट हमारा पूरा स्टोरी में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो रिचर्ड एब्राइट के बारे में थोड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कवरीज इन्होंने की थी। पूरे चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इन्होंने क्या क्या खोज की है। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना। इन्होंने क्या खोजा था? ओके तो रिचर्ड एब्राइट इज़ नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन डीएनए पर रिसर्च के लिए ये जाने जाते हैं। अच्छा, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन डीएनए का क्या इंटरेक्शन होता है, क्या उसका क्रियाकलाप होता है, क्या उसकी क्रियाविधि होती है, उस पर इनके रिसर्च को जाना गया। ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेशन एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग डिस्कवरी, ये 2-3 चीज़ों के लिए जाने गए। पहले तो अपने प्रोटीन डीएनए के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेशन एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती हैं, रोग निरोधक क्षमता वाली जैसे जो हमारी ड्रग्स आती हैं जिनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल हैं। एंटीबैक्टीरियल का मतलब वो ड्रग्स, वो मेडिसिन्स जो बैक्टीरियाज को ख़त्म करें, ठीक। तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में भी इन्होंने डिस्कवरी की थी। R.H. एब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई। ये हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तभी बताया था कि इन्होंने एक हार्मोन को भी फाइंड आउट किया था, वो हार्मोन जो बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। ओके, और इस हार्मोन्स को इन्होंने कहाँ पर फाइंड आउट किया था? बताया था ना आपको कि इनका जो बटरफ्लाइज जो होती हैं इनमें जो डिज़ाइन बनी होती है, ठीक है, तो इसमें बताया था कि ये डिज़ाइन नहीं होती बल्कि ये डिज़ाइन जो होती है यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, तो उसी हार्मोन को इन्होंने पहचाना था। हिज अदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रूव्ड टू बी हिज स्टडी ऑफ हाउ सेल्स रीच देयर डीएनए। अच्छा, उनकी अदर स्टडीज़ जो रही हैं तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो सेल्स जो हैं अपने डीएनए को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, सेल्स जो हैं अपने डीएनए को कैसे पहचान करते हैं, ये भी इनके रिसर्च का एक हिस्सा होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च मिस्टर R.H. एब्राइट के द्वारा की जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अवार्ड्स, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ध्यान रखना, MCQ टाइप में पूछा जा सकता है कि विच अवार्ड वॉज गिवन टू मिस्टर R.H. एब्राइट। ओके, तो पहला है R.H. एब्राइट रिसीव्ड द एकेडमिक प्रेस वॉल्टर जे जॉनसन प्राइज इन 1995। 1995 में इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे देख लो, ही इज़ द फेलो ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। दूसरा, इनको इसके ये मेंबर रहते हैं तो इसके लिए इनको ये मेंबरशिप दी जाती है। ओके, तीसरी चीज़ है रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ली स्कॉलर अवार्ड एंड स्केरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाला थर्ड वाला, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इनको सर्ली स्कॉलर अवार्ड मिला था और स्केरिंग प्लो अवार्ड मिला था फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन के बारे में बात कर लें। इनका बचपन कैसा था? जैसा कि मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ा था तभी बताया था कि इसका वैसे खेल में, स्पोर्ट्स में इनका ज़्यादा मन नहीं लगता था। इनका मन जो है पूर्णतः इंडोर गेम्स, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में लगता था। शुरुआत से ही, बचपन से ही इनका ध्यान था बटरफ्लाइज के कलेक्शन की तरफ। बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, तितलियों को पकड़ना इनको बहुत अच्छा लगता था।
ठीक है, आगे देखते हैं भाई, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इनके चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आर एच अब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में इनको ग्रोथ होती है, मतलब ये बड़े होते हैं, बचपन से लेकर के बड़े होते हैं पेंसिल्वेनिया में। बिगनिंग इन किंडरगार्टन ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट ही हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। ओके, बिगनिंग इन किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का मतलब होता है जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, अपने प्राथमिक एजुकेशन से लेकर के लगभग ये 22 ईयर्स तक, जब तक एक साइंटिस्ट नहीं अच्छे से बन जाते हैं तब तक इनका बटरफ्लाइज को कलेक्शन है, कलेक्टेड द बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज को कलेक्शन में, तितलियों को इकट्ठा करने में ये पूरा मन से ये काम करते हैं, बहुत सारी तितलियों को ये इकट्ठा करते हैं। ओके, ही कलेक्टेड रॉक्स, fossils and coins and became an eager astronomer। अच्छा, ये जो हैं रॉक्स को कलेक्ट करते हैं। ओके, ही कलेक्ट्स रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स एंड बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। वो रॉक्स को कलेक्ट करते हैं, फॉसिल्स को कलेक्ट करते हैं और कॉइन्स को भी, पैसों को भी कलेक्ट करते हैं, कि ये कलेक्शन की इनकी आदत थी, चीज़ों को इकट्ठा करने की इनकी आदत थी शुरुआत से। एंड बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और एक बहुत ही उत्सुक, एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब शौकिया, शौक में किसी काम को करना, ठीक है, एक शौकीन व्यक्ति बन जाते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करने वाले शौकीन बनते हैं। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ही हैड कलेक्टेड ऑल द 25 स्पेसीज ऑफ द बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज सराउंडिंग्स। जब ये सेकेंड ग्रेड में पहुंचते हैं, क्लास सेकेंड में पहुंचते हैं, तब उस उम्र तक इन्होंने लगभग 25 वैरायटीज़ की, 25 स्पेसीज, ओके, 25 वैरायटीज़ की बटरफ्लाइज को ये इकट्ठा कर लेते हैं। और 25 टाइप की बटरफ्लाइज को इकट्ठा कर लेते हैं कैसे? क्योंकि ये इतनी ही टाइप की बटरफ्लाइज इनके अराउंड में, इनके चारों तरफ, घर के इधर उधर पास पड़ोस में जितनी भी टाइप की मिलती हैं, वो 25 टाइप की ही मिलती हैं, उन सबको ये कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, ही हैज़ a driving curiosity along with the bright, okay, let me see what is there. He has a driving curiosity along with the bright mind। okay, इनका ब्राइट माइंड था, जो मतलब दिमाग बहुत तीव्र था, कुशाग्र दिमाग था, बुद्धि बड़ी तेज थी, ठीक, उसके साथ में इनके पास क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा थी, उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा थी चीज़ों को जानने की। ओके, अच्छा, MCQs में क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज मिस्टर एबराइट कलेक्टेड एट द सेकेंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड पर जब वो पहुँचते हैं तब वो कितने टाइप की बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लेते हैं? तो आपका आंसर ये रहेगा, 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज ही कलेक्टेड एट द सेकेंड ग्रेड। ओके, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, हिज कंपेनियन, उसका मित्र कौन था, उसका साथी कौन था, उसको जो है एक साथी का रोल किसने अदा किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु वॉज कंपेनियन और हु वॉज द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मिस्टर एबराइट। तो आपको आंसर में लिखना है सबसे पहले हिज मदर। ओके, सब कुछ उसकी मदर ने किया इसको बनाने में। ओके, और यहाँ तक मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को उसका भविष्य बनाने में उसकी माँ का हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, हिज मदर वॉज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल। जब तक उसका स्कूल शुरू नहीं हो गया तब तक उसकी माँ ने उसको पूरा साथ दिया, उसकी माँ उसकी कंपेनियन थी, दोस्त थी, सब कुछ उसकी माँ उसको सिखाती थी। सी ब्रॉट होम फ्रेंड्स फॉर हिम, वो उसके लिए दोस्त थी। ओके, सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। उसके लिए वो माइक्रोस्कोप खरीद के लाती थी, टेलीस्कोप खरीद के लाती थी, कैमरा लाती थी, और माउंटिंग मटेरियल्स मतलब कुछ पहाड़ पर चढ़ने वाले जो अन्य मटेरियल चाहिए होते हैं वो, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और बहुत सारे साधन जो उनको चाहिए थे, जो उसको चाहिए थे उस समय। ठीक है, इस तरह से वो कई प्रकार से अपने बच्चे के लिए एक अच्छे कंपेनियन का रोल अदा कर रही थी। सी फाउंड वर्क फॉर हिम नॉट फिजिकल बट लर्निंग थिंग्स।
वो उनके लिए काम भी दिया करती थी, फिजिकल काम नहीं, याद करने वाला चीज़, चीज़ों को रिमाइंड करने वाला, चीज़ों को याद करने वाले, रटने वाली चीज़ें, जानने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, ऐसे काम उनको दिया करती थी। हिज मदर गॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक, उनकी मदर उनके लिए एक बुक लेकर के आती हैं, और इस बुक को बेटा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस बुक को विशेष ध्यान दें। ये बुक है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। ओके, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे MCQs क्वेश्चंस में पूछने का इसका चांसेस ये मान लो 90+% है, ठीक है। इसमें MCQs में पूछा जाता है विच बुक वॉज गिवन बाई हर मदर टू मिस्टर एब्राइट, तो आपका आंसर ये रहेगा द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ठीक है। अब ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स करके भी याद कर सकते हैं, या द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 इस टाइप से याद करें। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। विच डिस्क्राइब्स हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक में ये डिफाइन किया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं, मोनार्क नाम की या मोनार्क प्रजाति वाली जो तितलियां होती हैं, वो अमेरिका से दूसरी जगह सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट हो गई, वहाँ से सेंट्रल अमेरिका की तरफ कैसे चली गई। द रोल ऑफ हिज मदर, उसकी माँ का रोल, एब्राइट की माँ का रोल इसकी लाइफ में जो रहा है, उनका योगदान जो रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। क्या रहा है देखते हैं। सी बिकेम अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स इन मेकिंग हिम एज ए साइंटिस्ट, उसकी माँ ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसको साइंटिस्ट बनाने में। ओके, रिचर्ड अब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में इसकी माँ ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी ऑलवेज इनकरेज्ड हिम एंड डेवलप्ड हिज सी ऑलवेज इनकरेज्ड हिम एंड डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी माँ का रोल जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है रिचर्ड अब्राइट के लाइफ में। उसने हमेशा, इसकी माँ ने हमेशा इसको इनकरेज किया, हिम्मत बंधाई, और हमेशा उसका जो पढ़ने में रुचि है, डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, पढ़ने में उसकी रुचि को हमेशा बढ़ाया है। जो भी पढ़ाना था कुछ इंटरेस्टिंग वे में बताया, कहानी टाइप में कभी बताया, कभी खेल खेल में बताया, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहा और वो पढ़ता भी रहा। ओके, सी फाउंड वर्क फॉर हिम दैट मेड हिम लर्न न्यू थिंग्स, उसने ऐसा वर्क उसको दिया था जिससे कि नई चीज़ें उसको सीखने को मिल रही थी। R.H. एब्राइट वॉज हर होल लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अच्छा, एब्राइट के फादर की डेथ हो चुकी थी, तो एब्राइट ही मात्र अपनी माँ का सहारा या माँ की जिंदगी का एकमात्र सहारा, उसकी खुशी का एकमात्र सहारा वही बचा हुआ था, ठीक। तो उसकी माँ अपना सारा ध्यान अपने बच्चे पर ही लगाया करती थी, उसको अच्छा बनाने में पूरा ध्यान लगाया करती थी, पूरी मेहनत किया करती थी उस पर। चलो आगे देख लेते हैं द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। अब जो मोनार्क 10 किताब है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो पढ़ने के लिए इसकी माँ ने एब्राइट को दी थी। द बुक अबाउट हाउ बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ये बुक इसके बारे में थी कि कैसे बटरफ्लाइज जो हैं, तितलियाँ सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट हो गई, सेंट्रल अमेरिका को चली गई। इट वॉज रिटन बाई डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, ये बुक जो थी मिस्टर उर्कुहर्ट के द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहर्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो कि प्रोफेसर हैं टोरंटो यूनिवर्सिटी के। ओके, और ये टोरंटो यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है कनाडा में। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विच यूनिवर्सिटी इज डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक, इस चैप्टर में किस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है, तो आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। वेयर इज द यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो आपको लिखना है दिस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन कनाडा। ओके, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द बटरफ्लाइज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, इसका राइटर कौन है, तो आपको इसका जवाब देना है डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहर्ट। ओके, यहाँ पर 3-4 MCQs क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ध्यान देना है। जो बता रहा हूँ MCQs क्वेश्चंस को बेटा नोट करते रहो, या फिर अपने दिमाग में कहीं पर भी स्टोर करते रहो, ताकि मौका आए तो आप इसको जवाब दे सकें सही से। ओके, आगे बढ़ते हैं। R.H. एब्राइट इन्वाइटेड द रीडर्स टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन एंड आस्क देम टू टैग देम फॉर हिज रिसर्च।
उर्कुहर्ट ने लोगों को इनवाइट किया था, जो बुक पढ़े उनको इनवाइट किया था कि आप जो है बटरफ्लाइज को टैग करें, जिससे कि हमारे रिसर्च में हेल्प होगी, जितना ज़्यादा कर सकें उनको टैग करें, ठीक है। बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैच सो मैनी ऑफ देम इन 6 वीक्स। लेकिन ये इम्पॉसिबल था कि बहुत सारे बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना, टैग करना, पकड़ पाना 6 वीक्स में। ही स्टार्टेड रेजिंग ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। He wanted to catch a female monarch, take her eggs and raise them in लाइफ साइकिल। अच्छा, तो अभी अधिक से अधिक बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के लिए 6 वीक का टाइम बड़ा कम था। तो एब्राइट के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मदर बटरफ्लाई को हम पकड़ लें, जो कि मदर बटरफ्लाई है, फीमेल बटरफ्लाई जो होती है उसको पकड़ने से उसके सारे प्यूपाज जो होते हैं, सारे प्यूपाज या फिर सारे जो उसके एग्स कह सकते हैं, वो सारे जो होंगे उनको हम कलेक्ट कर लेंगे और उनमें से फिर बहुत सारी तितलियां बनेंगी, ठीक। तो उसका ये प्लान था, अधिक से अधिक तितलियों को पकड़ने की अपेक्षा एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ लेना और फिर उसके बहुत सारे बच्चे होंगे, जो बहुत सारे एग्स होंगे, फिर उनके बच्चे बनेंगे। इससे ये होगा कि उनका प्रोसेस भी पता चलेगा कि कब एग हुआ, कब वो प्यूपा बना, कब वो कैटरपिलर बना और कैसे इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, ये पूरा सिस्टम भी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारी बटरफ्लाईज अपने आप मिल जाएंगी, प्रयास ज़्यादा करना नहीं होगा। ये विचार एब्राइट ने लगाया और उसने ऐसा ही प्रोसेस शुरू कर दिया अपने घर के बेसमेंट में, घर के जो नीचे का फ्लोर रहा उसमें उसने ये काम करना शुरू कर दिया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हिज एक्सपीरियंस इन साइंस फेयर। अच्छा, साइंस फेयर उसके गांव में जो काउंटी साइंस फेयर हुआ था, जो विलेज में साइंस फेयर हुआ था। साइंस फेयर का मतलब होता है विज्ञान मेला, ठीक है। जो विज्ञान मेला हुआ था उसमें इसने क्या किया था और उसका अनुभव क्या रहा था, वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। व्हेन ही वॉज इन 7th grade, he participated in a county science fair and he could not get any prize। पहला काउंटी साइंस फेयर जो हुआ था वो 7th grade में था, तब हुआ था और इसमें उसको कोई प्राइज नहीं मिला था। ओके, नो प्राइज, कोई प्राइज नहीं मिला था क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट था वो उतना अच्छा नहीं था जितना कि अन्य लोगों का जिनको कि प्राइज दिया गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ही गॉट ए हिंट ऑफ वट रियल साइंस इज। लेकिन हाँ, पहले साइंस फेयर से उसको ये पता चल गया था कि वास्तविक साइंस क्या है, वास्तव में विज्ञान है क्या, ये दिखाने पर या रियलिटी दिखाने पर ही, मतलब वो बुक्स वाला ज्ञान वहाँ पर केवल बोलने से नहीं होगा, वहाँ पर आपको वास्तविकता में प्रैक्टिकल करके साइंस फेयर में दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको कंसीडर किया जाएगा अच्छे साइंस स्टूडेंट के रूप में और तब फिर प्राइज़ की लिस्ट में, प्राइज़ विनर की लिस्ट में आपका नेम आएगा, ठीक। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई एंड लर्नड दैट द साइंस इज नॉट नीट डिस्प्ले, ओके, बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट। तब उसने समझ में आया कि साइंस केवल एक दिखावा नहीं है बल्कि एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट है, वास्तविक अनुभव है, जिसको कि आप लोगों को जब अनुभव कराएं चीज़ों का, तब जाके लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ नया हमें सीखने को मिला है। ही रोट लेटर टू उर्कुहर्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी फॉर आइडियाज़ एंड गॉट मैनी सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अभी इसके लिए ये इन आइडियाज़ को प्राप्त करने के लिए कि हम कैसे रियल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसलिए उसने डॉक्टर उर्कुहर्ट को एक पत्र लिखा और फिर वहाँ से डॉक्टर उर्कुहर्ट की तरफ से बहुत सारे सजेशंस आए, बहुत सारे सलाह सुझाव दिए गए, जिन पर चल करके आगे इसको बहुत सारे प्राइज मिलते हैं। आगे देखते हैं। He worked on them throughout his high school, which led him to win many prize project of national and international levels। और इन्हीं सुझावों पर वो चला, जिसमें कि उसने क्लास 10th में जब पहुंचा तब उसको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार मिलते हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं ये हमने टॉपिक में आपको समझाया है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन से प्राइज इसको मिलते हैं। साइंस नेशनल फेयर में, इंटरनेशनल फेयर में फिर इसको बहुत ज़्यादा ही ख्याति प्राप्त होती है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। वायसराय बटरफ्लाई कॉपी
कॉपी मोनार्क्स। वाइसराय जो बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, ये सब जानने के लिए हम लोग देखते हैं। वाइसराय बटरफ्लाई आर द फूड ऑफ बर्ड्स। वाइसराय बटरफ्लाई जो हैं वो बर्ड्स का फूड होती हैं, भोजन होती हैं। बर्ड्स को बड़ी पसंद होती हैं वाइसराय, क्योंकि खाने में स्वीट लगती हैं, मीठी लगती हैं। वाइसराय टेस्ट गुड, वाइसराय खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। वेयर एज, वाइसराय एक तितली का नाम है, ध्यान रखना। और मोनार्क भी एक तितली का नाम है, ठीक है। और टेस्ट गुड, वेयर एज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड फॉर बर्ड्स। चिड़िया जो होती हैं बर्ड्स, उनको मोनार्क खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वायसराय खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। द वायसरायज लुक लाइक मोनार्क बिकॉज दे वॉन्ट टू ट्रिक द बर्ड्स एंड सेव दमसेल्फ। मोनार्क जो वायसराय हैं ये मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, उन्हीं की तरह दिखने में तो लगभग सेम ही होती हैं, उन्हीं की तरह सारी एक्टिविटीज़ भी करती हैं, इसलिए ताकि वो चिड़ियों के शिकार बनने से खुद को बचा सकें। ओके, आगे देखते हैं। हिज न्यू थियरी इन द लाइफ ऑफ सेल्स। सेल्स की लाइफ के बारे में उसने नई थियरी दी थी रिचर्ड एब्राइट ने। इन द सेकेंड ईयर हिज हाई स्कूल आर एच एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अच्छा, जो जब 10th में था, सेकेंड ईयर उसका 10th में चल रहा था, तब उसने एक डिस्कवरी की, एक खोज की, जो कि एक अननोन हार्मोन के बारे में थी, अनजान हार्मोन के बारे में थी। ही ट्राई टू आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12th टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। उसने इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की कि जो मोनार्क होता है, मोनार्क का प्यूपा होता है, उसके ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उनका क्या मतलब है, वो क्यों होते हैं, इसका जवाब उसने दिया। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, ध्यान देना। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और वो किस लिए होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या उन्होंने दिया है, देखते हैं। Ebright and another student had built a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। उन्होंने बताया कि ये 12 जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं ये केवल डिज़ाइन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि दीज स्पॉट्स पर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, बल्कि ये जो स्पॉट हैं, 12 स्पॉट हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि किसी बटरफ्लाई के, किसी भी तितली के फुल डेवलपमेंट में, कंप्लीट विकास में बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर ही वेंट टू स्टेप फर्दर एंड ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अच्छा, अब उसने अपने सेकेंड ईयर में एक और रिसर्च कर ली। सेकेंड ईयर में उसने ये भी दिखा दिया कि यदि इनको तितलियों को, ये बटरफ्लाई जो है ना, इनको ये हार्मोन अगर खिलाया जाता है, ये हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है, तभी ये नॉर्मल बटरफ्लाई तैयार होती हैं, तभी ये नॉर्मल बटरफ्लाई बन के तैयार होती हैं। इसका इन्होंने प्रैक्टिकल करके पूरा प्रूव कर दिया। सेकेंड ईयर ऑफ हिज, कब प्रूव किया, इन हिज सेकेंड ईयर, अपने सेकेंड ईयर में। ओके, आगे देखते हैं क्या है फर्दर अचीवमेंट्स, और आगे क्या क्या उनको अचीवमेंट्स मिलती हैं, क्या क्या सफलताएं मिलती हैं, क्या क्या उपलब्धियां मिलती हैं मिस्टर एब्राइट को, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, एब्राइट्स सीनियर ईयर ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग। मोनार्क के विंग से, ये विंग होता है ना, विंग का मतलब पंख होता है, पंख से ये एक सेल डेवलप करना इन्होंने बता दिया था, सेल डेवलप करने लगे थे इन ए कल्चर, एक कल्चर में, एंड शोड दैट द सेल वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अच्छा, उन्होंने ये बताया था कि अगर बटरफ्लाई के जो विंग हैं, इनको अगर हार्मोन फीड कराया जाता है तो वो एक सेल के रूप में डेवलप हो जाती हैं। ओके,
आगे देख लेते हैं। इस टाइप से ये इन्होंने रिसर्च की। अब आगे देखते हैं, स्पेसीज एंड सब स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन द 6 वीक्स रीडिंग पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में जो रीडिंग नामक जगह है वहाँ पर जो 6 वीक में इन्होंने जो बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी उनकी स्पेसीज, उनके टाइप और सब टाइप सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखो, ग्रास विंग्ड बटरफ्लाई, ये नेम है, इतने प्रजातियों की बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट की थी। वाइट एम हैस्ट्रेस, आर्केडियन हैस्ट्रेक, ब्रॉन्ज कॉपर, बॉग कॉपर, पर्पलिश कॉपर, ईस्टर्न टेल्ड कॉपर, मेलिशा ब्लू, सिल्वरी ब्लू स्नाउट बटरफ्लाई, वुड निम्फ एंड सेटायर्स, आइट ब्राउन, वुड निम्फ, ग्रेलिंग, मोनाक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मोनार्क और मिल्कवीट, वाइट एंड सल्फर्स, ओलंपिया, क्लाउडलेस स्कल्पचर, यूरोपियन कैबेज, ब्रश फूटेड बटरफ्लाइज, वेजी, आगे क्या लिखा है, वेरीगेटेड वेरीगेटेड फ्रिटिलरी, हैरिस चेकर स्पॉट्स, पर्ल क्रिसेंट, मॉर्निंग क्लॉक, पेंटेड लेरी, बक्की, वायसराय, वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट एडमिरल, रेड स्पॉटेड पर्पल, हैकबेरी। इतनी टाइप की बटरफ्लाइज को उसने कलेक्ट किया था 6 वीक्स में। ओके। एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है एक्सरे में। ये देखो, ये है डीएनए का। ठीक, देखते हैं। एब्राइट स्टडीड द फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन एक्सरे। ये जो हार्मोन एक्सरे का केमिकल स्ट्रक्चर है इसको स्टडीज किया। दिस फोटो सॉल्व द डीएनए डाउट्स ऑन डीएनए। इस फोटो से जो डीएनए के बारे में डाउट था उसको क्लियर कर दिया था इस फोटो ने। ही डिटरमाइंड दैट द डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। उसने प्रूव किया था। अच्छा, एमसीक्यूज में आ जाए कि व्हाट कंट्रोल्स द हेरिडिटी, हेरिडिटी को कौन कंट्रोल करता है। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। किसी में अनुवांशिक गुण जो आते हैं उनको कंट्रोल करने वाला कौन सा तत्व होता है बॉडी में, तो आपको आंसर में देना है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए एंड हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, डीएनए का, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये हार्मोनल जो है केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एब्राइट वर्कड ऑन द लाइब्रेरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूज्ड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड was able to identify the hormones chemical structure फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। जो एब्राइट थे इन्होंने वर्क किया था इस डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, पहचान की हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की, जो हार्मोन था उसके केमिकल स्ट्रक्चर की पहचान की। ठीक है, आगे देखो। ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन द फोटोज गेव हिम द आंसर to one of the biology's puzzle, how the cell can read the blueprint of DNA। इसका भी जवाब इनको मिल जाता है कि how the cells can read the blueprint of DNA। ओके, अब डीएनए के बारे में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है, तो आपको ये आंसर में लिखना है। ठीक है, इसको आंसर में आपको यही लिखना है कि व्हाट इज डीएनए, तो आप ये आंसर में लिखेंगे। ठीक है, क्या, देख लेते हैं पढ़ के। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। It determines the form and function of the cell. Thus DNA is the blueprint for life। और MCQs क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है यहाँ पर कि व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, तो आपको आंसर में लिखना है DNA। DNA इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनाने में क्या क्वालिटीज़ चाहिए, मैंने जो आपको एकदम शुरुआत में बताया है क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी व्यक्ति को एक साइंटिस्ट बनने के लिए, यहाँ पर ये देख लेते हैं। देर आर मैनी क्वालिटीज़ दैट गो इन टू मेकिंग अ साइंटिस्ट। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक साइंटिस्ट को बनने के लिए आवश्यक होती हैं। क्या क्या हैं, अच्छा, और वो उनमें से कौन सी क्वालिटीज़ रिचर्ड एब्राइट में थी ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिचर्ड एब्राइट बिकेम अ साइंटिस्ट बिकॉज ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी।
पहली चीज़ तो है ड्राइविंग क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तीव्र उत्सुकता होनी चाहिए चीज़ों को जानने की। ओके। दूसरी अलॉन्ग विद ब्राइट माइंड, और उसके साथ में तेज दिमाग भी होना चाहिए, अच्छा दिमाग होना चाहिए। डम्ब दिमाग होने से काम नहीं चलेगा, मंद बुद्धि होने से काम नहीं चलेगा। ठीक। तो रिचर्ड अबराइट का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, चीज़ों को जानने की तीव्र इच्छा थी उनमें। दूसरी चीज़, उनका दिमाग भी बड़ा तेज था। ओके। ही वॉज क्यूरियस, डेडिकेटिव एंड हार्ड वर्किंग। और ये भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्यूरियस होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, अपने कार्य को करने की लगन होनी चाहिए व्यक्ति में। दूसरी चीज़ हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ रिचर्ड एवराइट में थी, तभी वो एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाए। ही वॉज कम्पिटिटिव बट नॉट इन बैड सेंस। वो कम्पिटिटिव विचारधारा का था, उसमें कंपटीशन की भावना थी, लेकिन बैड सेंस में नहीं, पॉजिटिव वे में। He was interested to do the best job he could and to be the best. वो अपना बेस्ट करना चाह रहा था, जो भी करना हो उसको वो बेस्ट तरीके से करने का प्रयास करता था। कंपटीशन की भावना हो या कुछ भी आप समझ लो, उसमें बस कुल इतना था, कुल मिला करके, कि वो जो भी कार्य करता वो अपना बेस्ट करना चाहता था बस। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम कलेक्टिंग द बटरफ्लाइज। उसने अपनी जर्नी जो शुरुआत की, अपनी यात्रा जो शुरू की, अपने साइंटिस्ट बनने की जो उसकी शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई थी बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने से। दिस लेड हिम टू डिस्कवरी द थियरी ऑफ लाइफ सेल्स। इससे वो लाइफ सेल्स की डिस्कवरी तक पहुंच जाता है। ओके। ये कहाँ पर पहुंच गए हम? ओके। दिस लेड हिम टू डिस्कवर द थियरी ऑफ लाइफ सेल्स। वहाँ से सेल डिस्कवरी, मतलब बटरफ्लाइज की डिस्कवरी से लेकर के, बटरफ्लाइज को कलेक्शन से लेकर के वो सेल्स की लाइफ की डिस्कवरी तक पहुँच जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस तरह से मिस्टर एब्राइट जो है एक अच्छे साइंटिस्ट बन करके उभरते हैं और बेस्ट साइंटिस्ट बन जाते हैं अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से और अपनी क्यूरियोसिटी से। तो अगर हम में क्यूरियोसिटी है, ठीक है, कुछ भी काम करने की उत्सुकता है, और हम में डेडिकेशन है, लगन है काम करने के प्रति, और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो जैसे कि रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट बन के सफल हुए, हम कुछ भी बनेंगे ज़रूर और सफल होंगे एक दिन। ठीक है, ये मैसेज है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है उसके बारे में सुनो। कॉन्फिडेंस डजेंट कम व्हेन यू हैव ऑल द आंसर्स। कॉन्फिडेंस इस चीज़ से नहीं आता कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ आपको आता है, बट इट कम्स व्हेन यू आर रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस। बट तब आता है जब आप तैयार होते हैं सारे क्वेश्चंस को फेस करने के लिए, तैयार होते हैं सारे आंसरों के जवाब लिखने के लिए। ओके, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं अपना क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए